हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडीयूट्री में। दोस्तों आज हम संप्रेषण की प्रक्रिया को इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार अपने मनोभाव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, जो अपने विचार पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम संप्रेषण कहते हैं। इस प्रकार संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं। प्रेषक यानी कि भेजने वाला अपना संदेश भेजेगा तो दूसरा संदेश, उस संदेश को कोई न कोई प्राप्त करने वाला होगा तो वह प्राप्तकर्ता। यह तीसरा हिस्सा है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण है, जैसे हम अपने भाई को पत्र लिखते हैं तो हम जो है वह प्रेषक हुए। हम जो पत्र में जो कुछ लिखते हैं यह संदेश हुआ, और यह पत्र हम अपने मेरे भाई तक पहुंचेगा तो वह जो मेरा भाई जो उसे पढ़ेगा वह प्राप्त करता हुआ। इस प्रकार संप्रेषण पूरा होता है। एक बार और देख लेते हैं कि ये संप्रेषण पूरा कैसे होता है। एक स्रोत चाहिए जो सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति, निर्णय क्षमता जिसमें हो, जो अपने विचार को किस माध्यम से, संदेश के माध्यम से भेजेगा। किस तक? प्राप्तकर्ता तक। किस प्राप्तकर्ता तक? जो उस संदेश की प्रक्रिया को समझ सकेगा, उस संदेश को समझ सकेगा तो वह प्राप्तकर्ता। इस प्रकार संप्रेषण पूरा होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में 9 तत्व मुख्य रूप से शामिल होते हैं। जैसे स्रोत, पहला स्रोत व्यक्तित्व क्षमता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्ति, प्रतिक्रिया, संदर्भ, और 9वां जीवन मूल्य और दृष्टिकोण। आइए स्रोत को समझते हैं। किसी भी संदेश का जन्म स्रोत से ही होगा। कोई तो चाहिए ना जो किसी संदेश के बारे में पहले सोचेगा कि मुझे ये संदेश, अपने विचार कहीं भेजना है, तो उस विचार को सोचने वाला कोई चाहिए, वह स्रोत हुआ। यानी कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहने से पहले मैं उसे सोचूंगा, तो अपने उस संदेश को मैं पहले सोचा, जिसने सोचा वह स्रोत हुआ। यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वह स्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, इसके लिए वह अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का उपयोग करता है। ऊपर हमने पढ़ा था, एक उदाहरण देखा था। एक छोटा भाई है जो अपने बड़े भाई को पत्र भेजता है। तो जो पत्र भेजा यानी पहला भाई, वह स्रोत हुआ, क्योंकि उसने पहले अपने विचार को समझा कि मुझे ये विचार अपने भाई तक पहुंचाना है। तो वह जो पहला व्यक्ति हुआ वह स्रोत हुआ। वह स्रोत या व्यक्ति अपने विचारों को शब्दों में ढालता है। वह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह मौखिक हो, चाहे वो लिखित हो। इस स्रोत को वक्ता कहते हैं। जो मौखिक संप्रेषण के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाता है, ऐसे स्रोत को हम वक्ता कहते हैं। व्यक्तित्व क्षमता, विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को व्यक्तित्व क्षमता कहते हैं। अब हमारे मन में कोई विचार आया, उस विचार को दूसरों के सामने व्यक्त करने की जो कला है, क्योंकि हमारे मन में कोई विचार है तो उसे मैं बोलकर या किसी भाषा के माध्यम से उस विचार को दूसरे तक प्रकट कर सकता हूँ। यह जो क्षमता है वह मेरा व्यक्तित्व क्षमता हुआ। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए वह अपने विचारों को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उसके संदेश को समझ सके। तो व्यक्तित्व क्षमता क्या हुआ? जिस विचार को भाषा के माध्यम से हम दूसरे के सामने प्रस्तुत कर सके, वह व्यक्तित्व क्षमता हुआ। इसके जरिए हम अपने विचार को स्पष्टता से दूसरे के सामने
प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे वह उस बात को आसानी से समझ सके। आइए देख लेते हैं तीसरा संदेश। वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। यह संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। यानी हम अपने विचार को किसी भी माध्यम से, मुंह से, भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि मौखिक रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं, या अपने शारीरिक हाव भाव के माध्यम से भी अपने उस विचार को दूसरे को समझा सकते हैं। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों आदि के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। संदेश केवल लिखित, मौखिक या शाब्दिक ही नहीं, गैर मौखिक, गैर शाब्दिक या आंगिक भी होते हैं, जैसा कि हमने अभी बात किया। मनुष्य अपने हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं और चेष्टाओं, आवाज़ के उतार चढ़ाव, गति, सुर परिवर्तन से भी काफ़ी कुछ कह सकता है। अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर सकता है। किस माध्यम से? हम अपने आवाज़ को ऊंचा या धीरे बोलकर, जैसे हम कभी गुस्से में होते हैं तो ऊंचे स्वर में बोलते हैं, कभी अच्छे ढंग से बैठे हैं, कोई क्रोध नहीं है या कोई दुर्भावना नहीं है, तो उससे हम एक मध्यम आवाज़ में बात करते हैं। इससे भी सामने वाला काफ़ी कुछ समझ जाता है। जैसे ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो वह समझ जाएगा हम गुस्से में हैं, मध्यम आवाज़ में बोलेंगे तो वह नॉर्मल होगा, सामान्य बात होगी। इस तरह के आवाज़ के भी परिवर्तन से, चाहे हमारे जो शारीरिक मुद्रा है, उससे भी सामने वाले हमारी भावनाओं को समझ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे संदेश कई बार आंगिक या गैर शाब्दिक भी होते हैं। इसमें भाषा नहीं अपितु पूर्ण अर्थ होता है। प्रेषक को, यानी संदेश भेजने वाले को, अपनी भाषा और वाणी में तालमेल रखना चाहिए ताकि उसका संदेश सही ढंग से संप्रेषित हो सके। आइए अगले को देख लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे माध्यम। संदेश किसी माध्यम से प्रेषक से प्राप्त कर्ता तक पहुंचता है। यानी कि हम अपने विचार को किसी दूर बैठे व्यक्ति तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो किसी माध्यम से हम उस तक अपनी विचार, अपने मनोभाव को पहुंचा सकते हैं। मौखिक संप्रेषण में हवा माध्यम होता है। जैसे अगर हम अपने विचार को भाषा के माध्यम से मौखिक रूप में ही प्रकट कर सकते हैं, तो जो मौखिक रूप से हम जो अपनी बात को रखेंगे तो वह उसका माध्यम हवा होगा। हवा के माध्यम से हमारा भाषागत संदेश सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचेगा। वक्ता से श्रोता तक संप्रेषण हवा के माध्यम से होता है। वक्ता द्वारा बोला हुआ संदेश हवा में तैरता हुआ श्रोता तक पहुंचता है। अब तो आज के समय में रेडियो, सैटेलाइट आदि के माध्यम से संदेश को दूर दूर तक फैलाया जाता है। जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिखित संप्रेषण की स्थिति में लिपि माध्यम होती है जिसे हम आंखों से ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं प्राप्तकर्ता की। वक्ता या स्रोत जिस तक अपना संदेश भेजना चाहता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। हम अपने विचार को जिस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, जो उस संदेश को प्राप्त करेगा, उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में श्रोता ही प्राप्तकर्ता होता है। जब हम मौखिक रूप से या भाषागत माध्यम से कुछ बोलकर किसी को कुछ कहते हैं तो उसे सुनने वाला ही प्राप्तकर्ता होता है, जो संदेश ग्रहण करता है। यह भी हो सकता है कि संदेश जिसके लिए तैयार किया गया हो उसके अतिरिक्त दूसरे श्रोता भी उस संदेश को सुन लें और उन पर उस संदेश का प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए हम किसी दोस्त का हंसी में मजाक उड़ा रहे हो और वह हमारी बात सुन ले। जिस तक हम अपना संदेश नहीं पहुंचाना चाहते हैं उस तक संदेश पहुंच गया, इससे दोस्ती खतरे में पहुंच सकती है। संदेश प्राप्ति।
प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को विचारों में ढालने की प्रक्रिया को संदेश प्राप्ति कहते हैं। जिस तक हमने अपने विचार भेजे वह उस विचार को समझ गया, तो इस प्रक्रिया को हम संदेश प्राप्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डिकोडिंग कहा जाता है। सर्वोत्तम स्थिति वह होती है जिसमें श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को उसी तरह समझता है जिस तरह वक्ता कहना चाहता है। सबसे अच्छी जो संदेश प्राप्ति की स्थिति होगी उसमें जिस प्रकार से हम कुछ कहना चाहते हैं या जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं सुनने वाला उसको उसी तरह समझ ले, तो यह संदेश प्राप्ति का सर्वोत्तम सबसे बढ़िया स्थिति है। श्रोता एवं वक्ता की भूमिका बदलती रहती है, अर्थात श्रोता वक्ता की भूमिका निभाने लगता है और वक्ता श्रोता बन जाता है। टेलीफोन पर बातचीत करते समय ध्यान दीजिए, जब आप वक्ता होते हैं तो दूसरे छोर पर टेलीफोन पर सुन रहा व्यक्ति श्रोता की भूमिका निभा रहा होता है। फिर जब वह आपकी बात का जवाब देने लगता है तो आप श्रोता बन जाते हैं, यानी कि हम श्रोता बन जाते हैं। प्रतिक्रिया वक्ता और श्रोता के बीच संवाद या आपसी बातचीत से ही संप्रेषण अपनी प्रक्रिया पूरी करता है। यानी कि कहने वाला और सुनने वाले के बीच में जो बातचीत होती है उससे ही संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया श्रोता द्वारा वक्ता को भेजे गए संदेश को प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। प्रतिक्रिया पहुंचाएंगे, फिर सुनने वाला उस पर अगर कोई रिएक्शन करता है या उसका कोई जवाब देता है, वह प्रतिक्रिया हुई। जैसे अगर किसी को पत्र लिखकर मान लीजिए किसी को हम कुछ अपने विचार भेजते हैं तो उसे जवाब देने में वो उसे कई दिनों बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद उसे वह पत्र मिलेगा, फिर उसे पढ़ेगा, फिर वह उसका जवाब देगा, तो वह हो सकता है कि कुछ दिन बाद हमें उसका प्रतिक्रिया मिले, पर प्रतिक्रिया होगी ही। परंतु आजकल मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से यह प्रतिक्रिया तुरंत पूरी हो जाती है। अब संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ कोई भी संप्रेषण किसी न किसी संदर्भ से जुड़ा होता है। यह संदर्भ शारीरिक भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक भी और सांस्कृतिक भी। उदाहरण के लिए यदि हम दीवार में कील ठोक रहे हों और हथौड़ा आपकी उंगली पर लग जाए तो वह कोई न हो तो आपके मुंह से अपशब्द भी निकल सकता है, परंतु यदि वहाँ पर आपकी माँ पिता मौजूद हो तो शायद अपशब्द आपके मुंह से न निकले। आप कह सकते हैं आओ माँ या बाबूजी। इस समय आप केवल अपने आप से ही बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने माता पिता को भी संदेश पहुंचा रहे होते हैं। इसी प्रकार मित्र से बात करते समय, सहकर्मी से बात करते समय, शहर में अपने पड़ोसी से बात करते हुए, गांव में अपने किसी संबंधी से बात करते हुए आपके संदेश का स्वरूप एक सा नहीं रहता। हर परिवेश में संदेश को अलग अलग ढंग से संप्रेषित किया जाता है। तो संदर्भ में हम इसे इस प्रकार समझ लेते हैं कि संदर्भ में आप किसके सामने खड़े हैं उसके अनुरूप आप अपने मनोविचार को, मनोभाव को व्यक्त करते हैं। संदर्भ में इतना ही समझना चाहिए कि हम जिस व्यक्ति के सामने खड़े हैं उसके अनुरूप हम अपने विचार को भाषा से मूर्त करते हैं। तो यह था संदर्भ। इस प्रकार हमने संप्रेषण की जो 9 तत्व है उसे पढ़ा और समझा। तो आज के इस वीडियो में हमने संप्रेषण की प्रक्रिया को समझा है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में इसी प्रकार के किसी अच्छे विषय पे फिर दोबारा मिलते हैं। यह बहुत आसान था संप्रेषण की प्रक्रिया। अगर एक बार में ही आपको समझ में नहीं आए तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।